इस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है, देखिए क्या लिखा है, प्लान, है ना। प्लान का मतलब क्या होता है, योजना बनाना। देखिए नियोजित, नियोजित का मतलब होता है योजना, और प्लान का भी मतलब इसका हिंदी में होता है योजना बनाना। योजना बनाने का मतलब क्या होता है कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप तरीका डिसाइड करते हो कि मुझे इस तरीके से मेहनत करनी है और इस तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है, उसी को हम क्या कहते हैं, नियोजित कहते हैं। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप लोग का S7 का एग्जाम हुआ, जितने भी मार्क्स आए उस मार्क्स से आप लोग ने सीखा और आपने एक योजना बनाया, क्या कि नेक्स्ट जो एग्जाम आपका होने वाला है, इट मींस दिसंबर में, उस दिसंबर के पेपर में जितने नंबर आए हैं मेरे, उससे कहीं अधिक मैं मेहनत करूंगा ताकि उससे ज्यादा नंबर आए। तो आपने क्या बनाया, एक प्लान बनाया, उस प्लान को ही तो नियोजन कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो जब अपना देश आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद अब सिचुएशन ऐसी थी कि भाई अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें कहीं ना कहीं प्लान बनाने की जरूरत है। समझ में आ रही बात। क्या बनाने की जरूरत है, प्लान, योजना बनाने की जरूरत है। अच्छा, योजना कैसे बनेगी, तो इस वजह से एक योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका काम ही यही था योजना बनाना, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। योजना आयोग का गठन किया गया जिसका काम ही था योजना बनाना। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम नियोजित का अर्थ समझते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चलते हैं। यहां पे देखिए यहां पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है, नियोजन का अर्थ। नियोजन का अर्थ कम से कम व्यय के द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। जब भी कोई देश मान लेते हैं इस जगह से इस जगह पर जाना चाहता है, मतलब यहाँ पे उसका स्टेज है और उस स्टेज से इतना ऊपर उठना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। क्या करेगा वो, प्लानिंग। प्लान किया, प्लान करने के बाद उसने कहा कि मुझे अभी मान लेते हैं जो भी उसका डेवलपमेंट यहाँ है इसको ऊपर करना है, तो इसलिए उसने क्या किया, पूर्व लक्ष्य बनाया। पूर्व मतलब होता है पहले, लक्ष्य का मतलब होता है कोई भी गोल सेट कर लेना कि मुझे यहां से यहां तक जाना, कर लिया गोल सेट। दूसरे नंबर पर वो क्या देखेगा, मेरे पास संसाधन कितने हैं। संसाधन मतलब उसके पास पैसा कितना है, उसके पास मशीनें कितनी है, तभी तो डेवलपमेंट होगा। भाई मशीन वगैरह नहीं होगा तो कोई देश डेवलप करेगा क्या, नहीं। तो पहला चीज तो क्या करेगा, पैसे चेक करेगा कि अपने पास पैसे कितने हैं खर्च करने के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास मशीनरीज कितनी है, इंडस्ट्री वगैरह कितना है, किस तरीके से हम डेवलप करेंगे, वो चीज देखेगा। और तीसरा चीज, जो उसने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसका एक समय सीमा दे देगा कि इतने समय के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, उसका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो क्या हुआ, कम से कम व्यय के द्वारा, व्यय का मतलब होता है खर्चा, कम से कम खर्चे के द्वारा जो भी संसाधन है उसका अच्छे से प्रयोग करते हुए जो भी लक्ष्य इन्होंने बना रखा है पहले ही, उसको प्राप्त करना ही क्या कहलाती है, नियोजन कहलाती है। समझ में आ रही बातें। सेकंड, अब इसको एक लाइन में अगर आपसे पूछे कोई कि नियोजन का क्या अर्थ है, तो आप एक लाइन में भी बोल सकते हो, योजनाबद्ध विकास को हम क्या कहते हैं, नियोजित विकास कहते हैं। समझ में आ रही बात। ऐसा विकास जो प्लानिंग के साथ हो उसी को हम कहते हैं नियोजित विकास। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, वर्तमान समय में नियोजन का विशेष महत्व है। नियोजन से अभिप्राय किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना। जब आप कोई प्लान करते हो तो जब वो प्लान करोगे आप तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से आप ये सोचोगे कि उस तरीकों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, सिस्टमैटिक ना, जैसे मान लो आप सीरियस हो गए, आपने कहा मुझे अच्छे नंबर लाना है, तो भाई पढ़ने का एक शेड्यूल बनाओगे ना, और जब पढ़ने का शेड्यूल बनाओगे तो उसी टाइम पे पढ़ोगे ना, तो आपने आपको वो किया कि नहीं किया, सिस्टमैटिक किया कि नहीं किया, व्यवस्थित किया ना, उसी की तो बात हो रही है। तो यानी कि नियोजन से अभिप्राय क्या होता है, किसी कार्य को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करना और कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विधि का निर्धारण करना। विधि का मतलब क्या होता है, एक कानून बनाना या एक लॉ बनाना कि भाई मुझे ये करना है तो ये करना है, किसी भी कीमत पर करना है तो ये करना है। समझ में आ रही बात। इसी को हम क्या कहते हैं, नियोजित कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो चलिए ये चीजें हमें समझ में आ गया कि नियोजन का क्या अर्थ है। अगर ये आता भी है तो 1-2 नंबर में आएगा, आप उसको इजीली लिख लोगे, नियोजन का क्या अर्थ है। बस कल्पना इस चीज की करना कि नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। और प्लानिंग कैसे होती है, जब आप किसी भी चीज की प्लानिंग करते हो तो उसमें डेट होना जरूरी है, क्योंकि इस डेट से पहले मुझे ये चीज अचीव करना है। दूसरे नंबर पे आप कौन सी जगह पे स्टैंड करने हो, कहाँ पे जाना है, ये चीज, और आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि जो जिस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हो, ये सब चीज देखना होता है। समझ में आ रही बात। चलिए अब हम ये देखने वाले हैं कि आखिर हम कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं।
तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, विकास के कौन कौन से मॉडल होते हैं, ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी, ठीक है, ये मॉडल हो गए। इसके अलावा विकास का क्या अर्थ होता है और मिश्रित मॉडल किसे होते हैं, तो मिश्रित मॉडल, इन चीजों के बारे में तो मैंने बहुत पहले ही आप लोग को बता दिया है कि साम्यवादी क्या होता है और पूंजीवादी क्या होता है। साथ ही साथ मिश्रित मॉडल भी मैंने बता रखा है आप लोग को, जहाँ पे साम्यवादी पूंजीवादी दोनों मिले उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित मॉडल कहते हैं। फिर इसके बाद विकास की विचारधाराएं कौन सी है, वामपंथी क्या सोचते हैं, दक्षिणपंथी क्या सोचते हैं। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये वामपंथी कुछ लोगों का ग्रुप है, एक तरीके से समझो कि विचारक है जो विचार करते हैं, और दक्षिणपंथी भी क्या होते हैं, विचारक होते हैं, ठीक है, जो चीजों के बारे में सोचते हैं, किसके बारे में, विकास के बारे में। इनका अपना कुछ राय है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नियोजन का अर्थ वही चीज, फिर दोबारा योजना आयोग, जैसा कि मैंने बताया था, योजना बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसको हम क्या कहते हैं, योजना आयोग कहते हैं। अगला है नीति आयोग किसे कहते हैं, तो योजना आयोग को ही चेंज करके क्या बना दिया गया था, नीति आयोग, ठीक है। फिर पंचवर्षीय योजना क्या होती है, पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और मुख्य मुद्दे में हम ये देखेंगे कि कृषि और उद्योग में किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, और निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों में किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, भूमि सुधार और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इनके बारे में करके ये चैप्टर क्या हो जाएगा, अपना ओवर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो ये मेन टॉपिक है जिसको हम करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं कि इतने सारे टॉपिक लिखे हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स इतनी जल्दी खत्म होंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इसे टॉपिक इसलिए मैंने लिख दिया हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे, है ना, इसके लिए। चलिए आगे हम सबसे पहले टॉपिक को करने जा रहे हैं। क्या लिखा है, आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो देखिए भाई, जब हमें आजादी मिली थी तो जैसा कि पता है हमें ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, वो आजाद किए। आजाद करने के बाद क्या हो गई, पहले सत्ता उनके हाथों में थी, अपने हिसाब से शासन चलाते थे, और वो सत्ता किसके हाथ में है, हमारे हाथ में आ गई। अब हमें उस चीज को देखना था कि हमें सत्ता चलानी कैसे है। समझ में आ रही बात। दूसरे नंबर पे स्थिति ऐसी थी कि आजादी के साथ साथ विभाजन भी हो गया, इंडिया पाकिस्तान दो मुल्क बन गए, यानी पाकिस्तान अलग हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में जो हमारी स्थिति थी वो बिल्कुल डगमगा गई थी। क्यों डगमगा गई थी, क्योंकि आजादी भी मिली थी, अचानक से क्या मतलब, थोड़ा सा हमें संभलने का मौका भी चाहिए था। दूसरे नंबर पे विभाजन भी हो गया। तीसरे नंबर पे नए नए राज्यों के गठन की बातें होने लगी थी, राज्य ये बना दो राज्य, वो बना दो राज्य, ये भी बात होने लगी थी। चौथा, सबके कल्याण के लिए, इसमें अल्पसंख्यक भी थे, है ना, सब गरीबों को, वैसे जो लोग थे उनको सबको देखना था, तो ये भी एक दिक्कतें थे, ठीक है। तो स्थितियां उस समय जो हमारी थी अर्थव्यवस्था की, वो काफी डगमगाई हुई थे। न्यूली अगर कोई भी देश आजाद होता है तो सबकी स्थितियां डगमगा जाती है, बेशक वो कितना भी विकसित देश हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो ज्यादातर जो लोग थे वो किस पे निर्भर थे, खेती पे, क्योंकि पहले जो था प्राथमिक जो सेक्टर था, ठीक है, प्राथमिक पे ही सबसे ज्यादा लोग निर्भर हुआ करते थे, खेती बाड़ी ही सबसे ज्यादा किया करते थे, इस वजह से उन पे निर्भर हो गए। अगला है उद्योगों का विकास, कम धीमी गति से विकास होना, क्योंकि उस समय जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो कम भी थी, तो इस वजह से उनका जो विकास था वो भी धीमा था। लेकिन जैसे जैसे देश के जो प्रधानमंत्री और जितने भी योजना आयोग और जो है ना डेवलपमेंट में सहयोगी थे, उनकी वजह से धीरे धीरे उद्योगों में विकास की एक गति आई। और साथ ही साथ जब हमने पूंजीवाद साम्यवाद दोनों को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जब हमने अडॉप्ट कर लिया, तो उसके वजह से है ना चीजों में गति आई आगे। लेकिन पहले क्या था, औद्योगिक विकास धीमा था। अगला है जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अधिकतर जो लोग थे वो क्या होने लगे, गरीब। ये तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है वैसे वैसे गरीबी आती रहती है। जैसे मान लेते हैं कि संसाधन, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, संसाधन मान लेते हैं हमारे पास 10 है और 5 लोग उसका उपभोग करने के लिए, तो मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा, 2 आएगा ना। लेकिन अगर इसी के जगह पे जनसंख्या कितनी हो जाए, 10 हो जाए, तो अब एक के हिस्से में कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जनसंख्या बढ़ने से जहां पे पहले 2 मिलता था संसाधन, वहीं पे कितना मिलने लगा, 1। जस्ट एग्जाम्पल में दे रहा हूं। इसीलिए कभी आपने सुना भी होगा कि छोटी फैमिली सुखी फैमिली, सुना है ना नाम। तो ऐसे ही देश के ऊपर भी लागू होता है कि अगर ज्यादा जनसंख्या वाला देश है तो जाहिर सी बात है उसका वो गरीब में ही रहेगा, गरीबी ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर संसाधन ज्यादा है, जनसंख्या कम है, तो इससे क्या होगा, इससे वो विकसित वाली कैटेगरी में आएगा। लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, और संसाधन कम है, तो क्या हो जाएगा, वो गरीबी वाले देश उसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से कई सारे देश है ना वन चाइल्ड पॉलिसी भी लगाए हैं कि सिर्फ एक ही बच्चा कर सकते हो आप, ऐसा भी है। चलिए, आधारिक संरचना का अभाव था, जैसे बिजली, सड़क, बाजार, इन सब चीजों का, क्योंकि उस समय
याद कीजिए 1950 के टाइम की बात हो रही है, 47 में आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, लागू किया गया मतलब, और उस समय की बात हो रही है। उस समय देखिए बिजली की स्थिति कैसे, आज भी अगर देखा जाए कुछ समय पहले की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे टीवीओ पे प्रचार आता था क्या कि मोदी जी कहते थे कि मैं हर घर में बिजली पहुंचाया हूं, हर घर में मैं गैस सिलेंडर पहुंचाया, सुने हो ना ऐसी चीजें, कि मतलब आज भी स्थिति ऐसी थी जहां पर कई जगहों पे बिजली ही नहीं थी, कई जगहों पे खाना बनाने का सिलेंडर ही मौजूद नहीं था। समझ में आ रही बात है? तो ऐसी चीजें थी ना, तो वही चीजें आधारित जो संरचना थी, जैसे बिजली हो गया, जैसे सड़क हो गया, एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराना ताकि जो लोग हैं अपने सामानों को बेच सके, वो उपलब्ध कराना, ये सब चीजें क्या थी, जरूरी थी। अगला क्या लिखा है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। मूलभूत सुविधाएं जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, इसके साथ साथ आपको राशन प्रोवाइड करना, मतलब जो ऐसे लोग थे जिससे राशन मिलता है ना, आज देखिए आज भी राशन वो मात्रा मिलता है, चाहे शहर हो चाहे गांव, हर जगह पे मिलता है, ठीक है। तो जो मूलभूत सुविधाएं जिसमें रोटी कपड़ा मकान आ जाए, वो भी चीजों का क्या था, अभाव था। अगला क्या लिखा है, आजादी के साथ साथ भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाना, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हुआ, उसका काफी नुकसान हुआ, मतलब आजादी की वजह से भी नुकसान। और यहां तक कि पाकिस्तान को भारत ने पैसा भी दिया, लोन भी दिया, ठीक है, कि उसका डेवलपमेंट होए। लेकिन जब वो लड़ाई करता है तो आप खुद देखते हो ना कि वो कितनी बार, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो आजादी के जस्ट बाद, आजादी हमें अगस्त में मिली, लेकिन दिसंबर में एक लड़ाई छिड़ गई, किसके लिए, कश्मीर के लिए, 1948 47-48 में ही, ठीक है, मतलब 47 से शुरू हुई, 48 में गई, इसलिए 47-48 दोनों मिलते हैं। तो पहला चीज तो ये हो गया। उसके बाद एक लड़ाई हुई कब, 1965 में, ठीक है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई। एक लड़ाई हुई 1971 में, ठीक है, एक लड़ाई हुई कारगिल युद्ध जिसको कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि वो देश जिसको हमने लोन दिया, जिसको हमने पैसा दिया, वो देश आजादी के बाद तुरंत लड़ाई कर रहा है। समझ में आ रही बात है? तो ऐसी चीजें, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें, अब देखो लड़ाई जब होती है तो लड़ाई में हथियार तो यूज होंगे ना, अब हथियार में गोली तो खर्च होएगा ना, गोली का कॉस्ट पता कर लेना कितने का होता है। वो तो जो एक रिवॉल्वर की गोली होती है, बंदूक की जो गोली होती है, उसकी गोली नहीं पूछ रहा हूँ, उससे तो कुछ होगा भी नहीं वहां पे। समझ में आ रही बात? तो वहां पे बहुत, आपने वो सब मूवी वगैरह देखा, आपने गदर देखा है, गदर बॉर्डर देखा है ना, तो उसमें देखो कि किस तरीके से लड़ाई होती है। तो वो सब चीजें जिसमें आपको नजर आ रहा है कि कितना ज्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, हिल जाती है, क्योंकि वो भी तो एक उसको भी तो बनाने में पैसा लगता ही है ना। तो ये चीजें, तो ये हो गया आजादी के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में। तो अब अगर पेपर में अगर ये आ जाता है 6 नंबर में, तो इसको 2-2 3-3 लाइन करके एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है? ठीक है, अगला है, तो पहला टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो गया। अगला है विकास के मॉडल। तो विकास के मॉडल की अगर मैं बात करूं तो उस समय जो न्यूली देश आजाद हुए थे उनके पास 2 मॉडल सामने थे, एक या तो पूंजीवादी अडॉप्ट कर लो या तो साम्यवादी अडॉप्ट कर लो। पूंजीवादी अडॉप्ट करोगे और उसमें निजी संपत्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, मतलब प्राइवेटाइजेशन ज्यादा रहेगा। और जहां पे साम्यवादी को अडॉप्ट करोगे तो साम्यवादी में सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथों में होती है। जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ा था सोवियत संघ का, पढ़ा था ना, जिसमें सारी की सारी चीजें किसके हाथों में थी, सोवियत संघ के सरकार के हाथ में थी। और पूंजीवाद में आपने अमेरिका का एग्जांपल लिया था, जिसमें सारी चीजें किसके हाथ में थी, निजी लोगों के हाथों में थी। साम्यवादी में निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए विकास के मॉडल की, अगर सबसे पहले विकास का अर्थ समझते हैं कि विकास का अर्थ होता क्या है। विकास का अर्थ होता है उन्नति, प्रगति और कल्याण। उन्नति, प्रगति और कल्याण, तीनों ही वर्ड क्या है, एक डेवलपमेंट की बातें हो रही है। उन्नति होना, कोई भी चीज यहां से यहां तक पहुंचना, जैसे सैलरी बढ़ जाना, या आपकी अर्थव्यवस्था, मतलब घर बनवा लेना, या है ना, जहां जिस स्टेज पे थे वहां से ऊपर उठ जाने की बात हो रही है। प्रगति का भी मतलब वही है, डेवलपमेंट। जैसे कभी काल आपने देखा होगा लिखा होता है कार्य प्रगति पे है, देखा है ना, कभी कंस्ट्रक्शन का जब काम चलता है, मेट्रो का काम चलता है, तो लिखा जाता है ना कार्य प्रगति पे है, मतलब कार्य में सुधार हो रहा है, प्रगति हो रही है। कल्याण करना या बेहतर जीवन की जो अभिलाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास का संबंध आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक सामाजिक न्याय से है। यानी कि अगर कहीं पे अन्याय हो रहा है तो समझ लो कि वहां पे अच्छा विकास नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आर्थिक समृद्धि की भी बात होती है, और इसके साथ साथ किसकी बात होती है, आर्थिक सामाजिक न्याय की भी बात होती है। तो मेरी बात, अच्छा अब हम समझते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप्स के मॉडल हैं, कौन कौन से, एक समाजवादी मॉडल और दूसरा पूंजीवादी मॉडल। तो थोड़ी बातें तो हमने पढ़ी ली है,
समाजवादी मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें सारी योजनाएं गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और पूंजीवादी मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें सारी की सारी चीजें निजी लोगों के हाथों में होता है। हाँ, यानी कि सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप होता है। चलिए, तो अब समझते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। जैसे समाजवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा होती है जिसमें समाज की सारी चीजें किसके हाथों में होती है? सरकार के। इस व्यवस्था में निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है। और पूंजीवादी में क्या किया जाता है? पूंजीवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें समाज में सरकार का हस्तक्षेप क्या होता है? कम होता है, और व्यापार को अधिक से अधिक महत्व दिया जाता है, निजी व्यापार को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। किसकी बात हो रही है? तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब भी मैं पूंजीवादी की बात करूं तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट लोगों के हाथों में आ जाना है सारी चीजें। और जब भी मैं समाजवादी की बात करूं तो समाज स से स्टार्ट हो रहा है ना, तो स का मतलब सरकार भी होता है, तो सारी की सारी चीजें किसके हाथों में है? सरकार के हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से समाजवादी मॉडल, और हमने ये भी कर लिया। अब यहीं पे बात हम कर लेते हैं मिश्रित मॉडल की। मिश्रित मॉडल क्या होती है? मिश्रित मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें समाजवादी भी और जिसमें पूंजीवादी भी, दोनों ही मॉडल होते हैं। एक समाजवादी, पूंजीवादी, दोनों। जैसे भारत एक ऐसा कंट्री है, एक नहीं है, मतलब भारत जैसे और भी हो सकते हैं कि जहाँ पे ये मॉडल अपनाया गया हो, लेकिन भारत में मिश्रित मॉडल अपनाया गया है जिसमें पूंजीवादी भी है और क्या है? साम्यवादी भी है, जिसमें आधी चीजें गवर्नमेंट के हाथों में है तो आधी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथों में आता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। आज जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हो वो स्कूल गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट में भी पढ़ते हैं। आप छोटे बच्चों का स्कूल ले लीजिए, वो मैक्सिमम देखोगे आप आसपास में सब प्राइवेट होता है, सबका सब क्या होता है? प्राइवेट। बस का एग्जांपल ले लीजिए, आप जो बस में घूमते हो वो बस में भी कुछ बसेस प्राइवेट होती है तो कुछ क्या होती है? सरकारी होती है। जैसे दिल्ली में जो बस चलती है उसका मिनिमम फेयर जो देखते हो 10 रुपए 15 रुपए इस तरीके से होता है ना, लेकिन कुछ बसें ऐसी है जो प्राइवेट चलती हैं, तो अब जो प्राइवेट चलती है वो अपने हिसाब से फेयर लेती है, अपने हिसाब से वो चीज करती है। ठीक है, तो इस चीज का एग्जाम्पल यहाँ पे है। ऐसे ही आप मेडिकल सुविधा में ले लीजिए, हॉस्पिटल कुछ प्राइवेट है तो कुछ सरकारी है। आप पार्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पार्क भी कुछ पार्क ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पब्लिकल। जैसे हम जो जिस पार्क में जाते हैं वो क्या है? पब्लिकल। और प्राइवेट पार्क कौन सा होता है? जो फ्लैटों में होता है, उसमें जाने की एंट्री होती है नहीं, उसमें कौन जा सकता है? जिस सिर्फ फ्लैट वाले, या फिर आपका कोई दोस्त बन गया है वहां पे तो आप जाओगे तो आप भी बैठ सकते हो या घूम सकते हो, क्योंकि वो आपको परमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही प्राइवेट और गवर्नमेंट ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि हमारे देश में मिश्रित मॉडल है। आगे समझते हैं। अब यहीं पे विकास के बारे में हमने बात किया था, उन्नति, प्रगति और कल्याण या बेहतर जीवन, यही बात किया था। अब यहाँ पे हम समझते हैं दो चीजें, एक वामपंथी विचारधारा और दूसरा दक्षिणपंथी विचारधारा। अब यहाँ पे देखिए वामपंथी विचारधारा क्या कहते हैं? कोई भी देश का डेवलपमेंट, कोई भी देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसी योजनाएं बनाओ जो सबको लेके चलो, गरीबों को भी और अमीरों को भी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनका काम ही गरीबों जैसा है, या वो आगे बढ़ने की खुद ही इच्छा नहीं करते हैं, ठीक है, या कोशिश ही नहीं करते हैं। जो कोशिश करता है वो आगे निकल जाता है, जो नहीं करता वो वहीं रह जाता है, ऐसा होता है ना। तो अब देखिए यहीं पे विचारधाराएं चेंज हो गई वामपंथी की और दक्षिणपंथी की। वामपंथी विचारधारा वाले लोग, वामपंथी विचारधारा कहते हैं कि कोई ऐसी योजना बनाओ जिसकी वजह से देश के गरीबों तथा पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर विकास की व्यवस्थाएं बनाई जाए, यानी कि ऐसी योजना बनाओ जिसकी वजह से गरीबों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ो। यह लोग गरीबों के चिंतित थे, गरीबों के लिए बहुत ज्यादा सोचते विचारते थे। यह चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे देश में गरीब लोगों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। समझ में आ रही बात? अच्छा, दक्षिणपंथी क्या चाहते थे? दक्षिणपंथी ये चाहते थे, ये वो लोग थे जो कि पूंजीवादी के समर्थक थे। पूंजीवादी मतलब बताया था ना, प्राइवेटाइजेशन, निजी लोगों के हाथों में। तो दक्षिणपंथी विचारधारा ऐसी विचारधारा थी जो कि पूंजीवादी के समर्थक थे। दक्षिणपंथी विचारधारा खुली प्रतिस्पर्धा से प्रेरित थी। क्या हुआ इसका मतलब? खुली प्रतिस्पर्धा, खुला कंपटीशन। अगर मान लेते हैं कि कोई भी सामान पे प्रोडक्शन मान लीजिए मैंने किया तो बेचने का अधिकार किसका है? मेरा है। अब मान लेते हैं कि कोई भी चीज का प्रोडक्शन मैं किया तो बेचने का अधिकार मेरा तो है ही, साथ ही साथ मैं स्वतंत्र हूं उस पर रेट लगाने के लिए। मान लेते हैं इस पेन का मैन्युफैक्चर मैंने किया, अब मुझे पता है कि इसको बनाने में कॉस्ट कितना लगा है। समझ में आ रही बात? तो इसका कॉस्ट कितना लगा है? मुझे लगा कि 100 रुपये लगा है,
लेकिन मैं बेचूंगा इसको 1000 रुपए में। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो मैं इसको कितने में बेचूंगा? 1000 रुपए में। तो अब देखिए, अब यहां पर एक तरीके से मैं अपनी डिमांड वो रख दिया कि आप किसी को लेना है तो ले सकता है 1000 रुपए में। अब मार्केट में मान लेते हैं 2-4 लोग आ गए, उन्होंने कहा कि मैं 1000 रुपए में लेने के लिए तैयार हूं, दूसरा कह रहा है मुझे 1100 रुपए में दे दो, कोई कह रहा है मुझे 1200 रुपए में दे दो। तो मेरी मर्जी, जिस मर्जी को दो, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं 1000 रुपए वाले को दूं कि 1200 रुपए वाले को दूं, तो डिपेंड किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। लेकिन अगर मैं यही चीज कि अगर ये गवर्नमेंट की चीजें होती और ये इस पे अगर रेट फिक्स है, इस पे रेट फिक्स है, तो फिक्स रेट पे ही उस चीज को करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो ना एमआरपी जो लिखा रहता है, तो उस एमआरपी पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, क्योंकि उसमें टैक्स वैक्स डिडक्ट हो चुका रहता है, तो उसमें एमआरपी पे आप ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, उसमें आपकी मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन जिस चीज का प्रोडक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें मनमानी मैं कर सकता हूं। तो यही चीज है खुला प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? जैसे मार्केट में आप आलू लेने गए हो तो देखते हो ना, कोई कहता है कि मैं इतने रुपए किलो बेच दूंगा, तो कहता है 1 रुपए कम ही देना आप मेरा, है ना, आलू लेके जाए, इस तरीके से कहता है ना। तो ये खुला प्रतिस्पर्धा होता है। अगला है, इस विचारधारा के अनुसार सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूंजीवादी में भी तो यही था कि जब भी गवर्नमेंट की मतलब जरूरत है तो ही हस्तक्षेप करे, अदरवाइज ना करे। अनावश्यक का मतलब होता है बिना काम के, बिना किसी मतलब का हस्तक्षेप करना, तो वो चीज ना करे।